आज हम अभिनंदन करने बैठे हैं आदरणीय अनिल मासूम जी का। 10 मार्च का दिन था जब मेरी पहली चर्चा इनसे हुई थी। पहली बार मैंने इनसे समय मांगा और इन्होंने कहा आज मेहमान हैं, आज बात नहीं होगी। और आज 22 तारीख है। 22 तारीख को आदरणीय सर को हम लोग रूबरू सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है आप भी इनसे कुछ सुने। वैसे तो इन्होंने अभी बहुत कम समय में, बहुत कम दिन हुए, इन्होंने होलिकोत्सव के कार्यक्रम में अपनी बहुत सारी प्यारी रचनाओं को हम लोगों के सामने रखा है। लेकिन आखिर अनिल मासूम है क्या? कौन है ये? कैसे अनिल मासूम मासूम हो गए? इसको आज जानना चाहेंगे। मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम में आप सभी लोग रुचि लेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ बनने की कोशिश करेंगे, कुछ प्यार लुटाएंगे और ढेर सारा प्यार भी पाएंगे। आदरणीय सर, स्वागत है और हृदय से हम आभार व्यक्त करते बहुत बहुत हैं आपने धन्यवाद। और होलिकोत्सव के कार्यक्रम में अपना समय दिया। आपके शब्दों के लिए धन्यवाद। आप बहुत सम्मान देते हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई इनसे कुछ सीखेंगे। मैं तो स्वयं सीखने के लिए आता हूं। जब आपसे बातचीत करता हूं तो मैं यही महसूस करता हूं मैं एक पाठशाला में फिर से आया हूं जहां मुझे कुछ सीख के जाना है। और मुझे यहाँ पर आना, यहाँ की विनम्रता, ये बहुत कुछ है। आप शायरी सीख जाते हैं लेकिन आपको समय समय के साथ विनम्रता दोबारा दोबारा सीखनी पड़ती है, क्योंकि आप दो चार लोग वाह वाह करते हैं तो आपकी शायरी पुख्ता होती जाती है, आपकी विनम्रता आपसे छूटती जाती है। वो बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये है बड़ी बात। एप्रिसिएशन हमें और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वही एप्रिसिएशन कहीं न कहीं एक मानसिक खुराक देता है। भीतर का अहंकार, भीतर का बड़ापन और बड़ा होता जाता है और फिर हम झुकना भूल जाते हैं। देखिए, इनकी बातों से यह बात कितनी आसानी से समझा पाया मैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में जब व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है और लोगों के एप्रिसिएशन पाता है तो निश्चित ही उसका ध्यान अपने नीचे की ओर रहना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हम बने रहें, जो हैं कम से कम वो बने रहें। मैं बेसिकली तो पहले डॉक्टर सत्य प्रकाश जी के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे प्रयास इनके हैं। आप साहित्य के लिए अपना किसी भी तरह का जो योगदान दे रहे हैं वो एक बहुत बड़ा, केवल साहित्य सेवा नहीं है, मैं तो कहता हूँ राष्ट्रभक्ति भी है। तो इनका ये काम, इनका ये जो भी ये जितने भी इनके चैनल्स हैं जो भी इसमें कर रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम इसमें अपना चेहरा दिखाएं, अपनी कविताएं सुनाएं या अपना साहित्य सुनाएं या अपना चर्चा करें। हम सबका ये कर्तव्य भी है कि इसको कितने लोगों तक हम और पहुंचा सकते हैं, और इसी लालच में पहुंचा दे चाहे कि भाई चलो ये ज्यादा देखा जाएगा तो हम भी ज्यादा देखे जाएंगे। लेकिन ऐसी चैनल्स को और इन जितने भी लाइव्स हैं और इस तरह के कार्यक्रमों को हमें बहुत आगे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि देखिए कुछ साहित्यकारों को ढेर सारा प्यार। हम बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि आदरणीय अनिल पारासर मासूम जी का जन्म भिलाई में, छत्तीसगढ़ में 1961 को हुआ है। बचपन में हरिद्वार, जहां बहुत सारे कवियों को इन्होंने सुना है। खास तौर पर सुनना और सीखना दोनों प्रक्रिया है। सुनना अलग बात है और उनकी कला को सीख जाना, अपने जीवन में उतार लेना, ये दूसरी बात है। अनेकों लोगों के लिए इन्होंने ढेर सारी प्रेरणा दी है, प्यार दिया है, लोगों को प्रोत्साहित किया है। आज हमारा मौका है। जी सर। हाँ, तो ये आप हरिद्वार की बात मुझे अच्छी याद दिलाई। हरिद्वार में शायद कहीं ऐसा था कि मेरे अंदर के कवि ने जन्म लिया, क्योंकि वहां पर जो लोग मंच से कविता सुना के चले जाते थे, और उनमें से अभी पिछले दिनों मेरा को बाल कवि राही जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। मुझे याद भी नहीं आया, लेकिन बाद में कहीं मैंने एक रचना पढ़ी तो मैंने देखा, अरे यार ये तो मैंने हरिद्वार में इनको सुना था, और वो रचना मुझे याद हो गई कि किस मुहूर्त में दिल निकलता है, शाम तक सिर्फ हाथ मलता है। तो मुझे एक बार सुनी हुई उनकी रचना याद थी। तो
उस टाइम जो सुना, उन्होंने मुझे कवि बनने में योगदान दिया। मेरे एक अध्यापक थे भारती जी, मेरी पीठ पर हाथ रख के हमेशा कहते थे लड़का बड़ा होकर कवि बनेगा। जब तक कि मैंने एक भी कविता ना सुनी थी ना सुनाई थी, पर अध्यापक लोग आपके अंदर के कला को कैसे पहचानते हैं, ये आज भी मैं सोच के हैरान होता हूँ। क्या बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ मैं हृदय से उन परिस्थितियों का कि मैंने अपना एक कदम उठाया और आप जैसे बुद्धिजीवियों श्रेष्ठ लोगों को आदर देने में थोड़ा सा एक कार्यक्रम बना पा रहा हूं और आप लोगों से जुड़ पा रहा हूं। विश्वविद्यालय की अपनी व्यस्तता है, अपनी सीमा है, उसकी परिधि से बाहर निकलकर कुछ लोगों के जीवन को टच कर पाना, उनसे रूबरू हो पाना, चर्चा कर पाना एक अच्छा काम है। मैं सोचता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हजारों बच्चों का बहुत सारा प्यार और दुलार समाज को मिलने वाला है। सर, हमें कुछ सुनाइए, आज के लिए आपने क्या खास चुना है उसको सुनाइए, फिर हम लोग आगे मैं चर्चा। असल में मैं सच कहूँ तो मैं कुछ चुन के नहीं आया, लेकिन आपसे को देखते हुए, बातचीत करते हुए जैसे जैसे जहन में जो जो आता रहेगा वो मैं सुनाता हूँ। और सबसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि समय के साथ आपकी कविता बदलती है। और होता क्या है कि आप कई बार होता है टेक्निकली और साउंड होते चले जाते हैं, लेकिन जो चीज आपने जब टेक्निकली आप इतना साउंड भी नहीं थे कविता में, जो आपने अपने कॉलेज के युग में जो लिख दिया, आज भी अगर मैं उसको प्रयास करता हूं तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो अब मैं नहीं लिख सकता, ऐसा तो मैं रहा नहीं। तो हर समय कीमती होता है। जब आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं वो समय भी कीमती है, जब आपका ज्ञान थोड़ा कम है लेकिन भावनाएं ज्यादा हैं वो भी कीमती है। तो मैं कॉलेज के टाइम का कुछ सुनाता हूँ जो उस टाइम लोगों ने बहुत पसंद किया। स्वागत और स्वागत। ये नॉर्मली मेरी प्रेम कविताएं होती हैं। तो एक कविता, एक दो लाइनें थी जिनको बोलकर एक हमारे जो एंकर हुआ करते थे हमेशा मुझे बुलाते थे, वो मेरी कॉलेज में पहचान बन गया था, तो वो मैं सुनाता हूँ। यह प्रश्न आज भी प्रश्न है, यह प्रश्न आज भी प्रश्न है, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। यह प्रश्न आज भी प्रश्न है, यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था या मैं तुम्हें चाह कर टूटा था, कि मैंने तुम्हें टूट कर चाहा था या मैं तुम्हें। क्या बात। हमें तो लगता है कि अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए। निश्चित रूप से चाहने के बाद ही आदमी टूटता है, पहले तो वह टूटा हुआ नहीं रहता, पहले तो जुड़ा हुआ रहता है, धीरे धीरे वह टूटता है। पर एक एक माना जाता है ना, किसी को जब आप बहुत अधिक चाहते हैं तो उसके लिए एक मुहावरा है कि उसने उसको टूट कर चाहा था। तो इन दो चीजों को मिलाने की कोशिश करिए, टूट कर चाहना टूट कर चाहा, अत्यधिक रूप से किसी को। टूट कर चाहा हाँ, और चाहने के बाद टूट गया, दोनों अपना अपना भाग है और दोनों निश्चित निश्चित है। जो टूट कर चाहता है वह चाहने के बाद टूटता भी है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कॉलेज से निकलकर आपने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया। आपकी कॉलेज की लाइफ के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया इस कविता के माध्यम से। बाद में चल के तो यह कॉलेज क्या के क्या आपके पैशन का हिस्सा रहा या रोजगार का भी हिस्सा रहा, या ये कोई भी इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये आपके प्रोफेशन का भी पार्ट हो गया कविता? नहीं, प्रोफेशन मैंने नहीं बनाया। प्रोफेशन मेरा बन सकता था क्योंकि वहाँ बहुत कवि सम्मेलन भी मिल रहे थे मुझे कॉलेज के बाद। लेकिन सत्य प्रकाश जी, हम लोग जब कॉलेज करके निकले थे तो उस समय एक ऐसा समय था कि आजकल तो इतने सारे चैनल्स और इतना सब कुछ है, उस समय इस लाइन में सफलता तो थी, लेकिन ये सफलता आपसे 10 साल का संघर्ष मांगती थी। मतलब यदि आप फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे लोग हैं जो 10 साल तक बिना कमाई के और लगातार कवि गोष्ठियों में इन कामों में लग सकते हैं, तो उसके बाद पूरा आकाश आपका है। लेकिन हम लोग जिन तरह की पारिवारिक परिस्थितियों से आए थे, मध्यम वर्ग के परिवार से, वहां ये होता था कि भाई आप कॉलेज से निकले हैं तो घर वालों को ये आशा रहती थी कि आप जल्दी से कमाना शुरू करिए और पारिवारिक जिम्मेदारियों में अपना योगदान दीजिए। तो इस कारण से मैं इसको प्रोफेशन नहीं बना सका, लेकिन ये तो मेरे खून में था। मतलब मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो हमारे कॉलेज में मैथमेटिक्स वाले कविताएं नहीं लिखते थे और मुझे 3 साल सर्वश्रेष्ठ कवि का पुरस्कार मिला। अच्छा है, तो जो बैटिंग नाम वही मेरे करनी चाहिए जहां बैटिंग वही करनी चाहिए जहां फील्डर लगे हों।
कविता के मामले में, सही कविता के सही मामले बात। में मैथमेटिक्स, हाँ सही। मैथमेटिक्स कोई कवि नहीं और वैज्ञानिक कोई गोष्ठी चलाने वाला नहीं। हाँ सही बात है। अभी तो हम दोनों ही इस तरह से हैं कि मतलब आप भी किसी और फील्ड से हैं, मैं भी किसी और फील्ड से, लेकिन दोनों के का एक पैशन जो है वो साहित्य है। बहुत प्रोफेशन कुछ अच्छा, भी हो, बहुत पैशन साहित्य है। उन्हीं दिनों मैंने एक और लिखी थी कॉलेज से एकदम निकलने के बाद। अभी आपने जो बात याद दिलाई, ये भी मेरी तैयारी का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। कॉलेज हमने छोड़ा तो उस समय एक और नौकरी की जद्दोजहद, एक और कॉलेज की यादें, दोनों के बीच का जो टकराव था उसको कहती हुई कॉलेज के एकदम बाद की कुछ पंक्तियां वो मैं बताता हूँ बिल्कुल। कि तुझे भूलना चाहूं तो बेवफाई होगी, क्या बात। तुझे भूलना चाहूं तो बेवफाई होगी, न भूलूं तो तौहीने गमे रोजगार है। तौहीने गमे रोजगार को मैं थोड़ा सा, जिन लोगों को उर्दू थोड़ा कम आती है, कि जो जिंदगी के या रोजगार के जो गम है उनका अपमान होगा अगर मैं नहीं भूलता हूं तुझे। तो तुझे भूलना चाहूं तो बेवफाई होगी, न भूलूं तो तौहीने गमे रोजगार है। तेरी नजदीकी मिले मुझे या तेरा फासला, न यूं करार है न यूं करार है। क्या बात है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कविता एक ध्यान की कविता बनने वाली है, विचार की कविता बनने वाली है। बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी होगा, मैं भी सुना हूं, मैं भी जिया हूं। और हर प्यार करने वाला कुछ ऐसे ही विचारों से संघर्ष करता है कि तुझे अगर प्यार करूं, तुम्हारे चक्कर में अगर फना हूं, तो फिर बहुत सारी ऐसी दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, जिससे मैं मुंह मोड़ लूंगा। तो निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक कविता है। सर, हमें अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, आपकी आजीविका का साधन क्या बना और किस तरीके से आपने। मैं हाँ, ये रहा फिर कि कॉलेज से निकलने के बाद शुरू के कुछ साल संघर्ष के रहे। एक दो जॉब्स बदली, मैं डेटा प्रो में भी मैंने काम किया। फिर कुछ समय के लिए मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाया, रेनबो कंप्यूटर्स के नाम से। और उसमें ये रहा कि कोटा में जाके किया था, तो कई बार होता है कि पार्टनर्स के सारे जो आप पार्टनरशिप में कभी कुछ कर लेते हैं तो कुछ कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो वो भी सब कुछ रहा हमारे। तो मुझे दोबारा से जॉब में आना पड़ा। तो बहुत जल्दी ही शादी के बाद मैंने, बल्कि मेरी बेटी भी हो गई थी, मुझे पूरी लाइन चेंज करनी पड़ी। और उसके बाद मैं बिरला कॉरपोरेशन में मैंने सीमेंट यूनिट में नौकरी करी, और उसके बाद रिटायर भी वहीं से हुआ। और मैं अपने प्रोफेशन में भी बहुत सफल रहा, और अपने मतलब बहुत स्वभाव के सुंदर, कारण लोगों को बहुत पसंद सुंदर। करते थे और मुझे कि भाई। सबसे बड़ी बात, आपने अपने नाम के साथ मासूम जोड़े रखा, और अपने चेहरे पर भी, अपने व्यक्तित्व में भी। यह एक बड़ी चीज है, शायद यह धरोहर है, यह धरोहर मासूम की है। भी जब आप अभी, मासूम की भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जब लिखता था और जो मेरा स्वभाव था, तो कुछ लोग मुझे कहते थे कि भाई आपकी उम्र कुछ भी हो रही हो, आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत मासूम हैं। एक नहीं, कई लोगों ने बोला था मुझे। तो उसके बाद मुझे ये अपने आप ही उपनाम दोस्तों का दिया हुआ था, तो मैंने इसको अपना एक स्वीकार कर लिया। तखल्लुस बना लिया अपनी शायरी का नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, दोस्त भी दे देते हैं कुछ, अनजाने जाने अनजाने, और उसे स्वीकार करने, ग्रहणशीलता सबसे बड़ी चीज है। यदि हम ग्रहण करना सीख जाएं, तो शायद हम अपने जीवन में बहुत कुछ लिख सकते हैं, एक इतिहास भी लिखा जा तो सकता है। और एक ग्रहणशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर सत्यप्रकाश की जिंदगी में है, डॉक्टर सत्या होपटा। हम अगर कोरोना को ग्रहण नहीं किए होते, इस व्यवस्था को ग्रहण नहीं किए होते, ऑनलाइन एजुकेशन को ग्रहण नहीं किए होते, और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को स्वीकार करना शुरू नहीं किए होते, तो इतनी बड़ी पहल नहीं हुई होती। हमको लगता है कि भारतवर्ष का सबसे लंबा चलने वाला ऑनलाइन और सबसे ज्यादा इंटरवेंशन दिखाने वाला, सबसे ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाला प्रोग्राम डॉक्टर सत्या होप टॉक है आज की डेट में। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली, और बात सही बात है कि हम लोग। और एक चीज है सत्य प्रकाश जी, मैं ये मानता हूँ कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, किसी के लिए कैसा भी रहा हो, साहित्य सृजन के लिए सबसे अच्छा पीरियड ये रहा है। बिल्कुल। लोगों को बहुत अधिक सृजन का समय मिला। बहुत सारी गोष्ठियां हुई जो ऑनलाइन बहुत बड़ी बड़ी होती थी, और उससे बहुत सारे लोग जुड़ सके।
बहुत सारे लोग ऐसे आए जो बहुत कुछ लिख रहे थे, लेकिन एक अंधेरे में छिपे हुए। आपके यहाँ से मैं उदाहरण के लिए देता हूँ, आपके यहाँ से संजय श्रीवास्तव जी और रश्मि जी का भी मैं अभी काफी उसी बात पर आने वाला योगदान था, है। मैं अभी उसी बात पर आने वाला था। समय चक्र और कोरोना काल। समय चक्र एक पुस्तक है और कोरोना काल ये समय है, और इस पर इन्होंने लिखा है संजय श्रीवास्तव, संजय सागर जी और रश्मि लहर जी, जिसकी पुस्तक की पूरी हमको लगता है कि उसकी भूमिका में और उसके प्रोत्साहन में, उसके इनोग्रेशन में आदरणीय अनिल मासूम जी का वरद हस्त है। निश्चित रूप से यह एक माँ सरस्वती कृपा है कि मुझे भी अवसर मिला उन्हीं लोगों के माध्यम से आदरणीय के साथ जुड़ने का। हाँ, अब बताएं। हाँ, तो आपने उस पुस्तक की बात छेड़ी है, तो उसी से थोड़ा सा शुरू करते हैं। संजय जी 20 वर्ष पहले से लिख रहे थे, और ये किताब उनकी 2010 में तो आई जानी चाहिए थी, लेकिन जस्ट एक वैक्यूम हो गया। जैसे कई बार होता है कि जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद आप एक वैक्यूम में चले जाते हैं कि आप और चीजों में तो लगे रहते हैं, अपने साहित्य से दूर हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी कुछ रचनाओं में मेरी बड़ी सहायता करी। मतलब जैसे मुझे होता था कि कोई मेरे को मेरी इनकी कोई मतलब पांडुलिपि बना के या मतलब प्रूफ रीडिंग के लिए कुछ प्रिंट करके दे दे। उन लोगों ने उसमें ना केवल वो दिया, बल्कि मेरी रचनाएं गा के मुझे ऑडियो भी भेजे। तो वो मुझे लगा कि भाई इनमें काफी समझ है। फिर मैंने उनको जब कुरेदा तो जाना कि वो तो इतना, तो मैंने बोला उनको कि भाई आपको छपना चाहिए। उन्होंने बोला भी हम कैसे छपेंगे, हमको ये नहीं पता। मैंने कहा चलो अब मिलके काम करते हैं। और फिर हम दोनों परिवारों ने मिलके काम करा। उसका जो कवर पेज है वो मेरे भाई की जी, आप मेरे बताएं। भाई के संस्मरण की एक मतलब कुछ फोटोग्राफी है, उसमें से लिया हमने। नाम मैंने दिया समय चक्र। मैंने कहा क्योंकि समय का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो इसको समय चक्र के नाम से छापते हैं। तो वो किताब आई। और क्या नाम अभी भी मेरा आपने ही दिया? नाम भी आपने दिया? नाम, हाँ मतलब नाम मैंने सजेस्ट किया था। जो 2-3 नाम मैंने बताया उनको ये सबसे अच्छा लगा, तो हम ये मानेंगे कि नाम उन्होंने रखा, लेकिन सजेशन मेरा था, क्योंकि नामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट रही। तो समय चक्र मुझे उनके आधार पर परफेक्ट नाम लग रहा था, और उनकी कविता यात्रा के लिए तो समय चक्र नाम दिया। बहुत सुंदर, और बहुत उससे सुंदर। पहले हम लोगों ने एक साथ ख्वाब कतारों में, जो मेरी संपादित पुस्तक है, उसमें रश्मि जी और 5-6 लोग और हैं, हम लोगों ने मिलकर काम किया था। तो 2 किताबों पर उन दिनों साथ साथ काम हुआ है। अच्छा, तो अभी और अब दूसरी किताब आ चुकी है सत्यना सर? मेरे सामने आई है, तो अगर आप बोलें तो हाँ, ये आ चुकी है। और तासीर मेरी किताब अभी प्रेस में है, और कल ही उसने फाइनल प्रूफ रीडिंग मुझे जो भेजी है। किताब आपके और उसके हाथ में बाद है, एक किताब आनी है जो किताब आपके हाथ में है आपकी, ख्वाब कतारों में। क्या बात! ख्वाब भी कतारों में आते हैं, टुकड़े टुकड़े में। इसे अगर पढ़ना हो, समझना हो, तो अनिल पराशर मासूम जी को पढ़ें, सुने। कुछ सुनाइए सर इसमें से 2-4 लाइनें। हाँ, मैं एक ख्वाब कतारों में से भी कुछ सुनाऊंगा। तो पहले एक गजल है, ये जो अभी तक मैं सुना रहा था ये पहले युग की बातें थी। और एक मैं नई गजल सुनाता हूँ। उससे पहले मुझे 2-3 पंक्तियां याद आ गई कॉलेज के टाइम की। वो नज्म पूरी है, वो फिर सुनाएंगे। 4 पंक्तियां हैं कि चलिए पहले इसको पढ़ता हूँ, मुझे उसको रिवाइव करने में टाइम लगेगा। आपको अगर जान समझा जाएगा, आपको अगर जान आपको समझा, क्या इसे ईमान समझा जाएगा? आपको अगर जान समझा जाएगा, क्या इसे ईमान समझा जाएगा? प्यार में मुश्किल वहीं पर आएगी, प्यार में मुश्किल वहीं पर आएगी, जब इसे आसान समझा जाएगा। प्यार में मुश्किल वहीं पर आएगी, जब इसे आसान समझा जाएगा। दिल के दरवाजे पे हमको रख दिया, दिल के दरवाजे पे हमको रख दिया, कब तलक दरबान समझा जाएगा? क्या बात, दिल के क्या बात! दरवाजे पे हमको रख दिया, कब तलक दरबान समझा जाएगा?
बस समझ लेना कि कलयुग आ गया। सबसे बड़ी बात है बस सर, सबसे बड़ी बात है, हर प्यार करने वाले को लगता है कि वही दरबान। सही बात है, ये शिकायत तो रहती है। असल में शायरों को क्या है कि उनको शब्द मिले हुए हैं, इसके लिए वो नहीं, मैं बेचारा बात, कोई उसको प्यार। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो दूसरे से हाँ, प्यार करता है वो सोचता है कि मैं दरबानी कर रहा हूँ, वो सोचता है मैं दरबानी कर रहा हूँ। एक्चुअल में दोनों दरबानी सही कर बात, रहे होते हैं। दोनों दरबानी कर रहे हो तो दिल की रक्षा करना दोनों का ही काम होता है। जी सर। बस समझ लेना कि कलयुग आ गया। बस बस समझ समझ लेना कि लेना कलयुग आ कि गया। कलयुग आ गया। प्यार जब एहसान समझा जाएगा। क्या बात, प्यार प्यार जब जब एहसान समझा जाए। बहुत सुंदर, एहसान बहुत सुंदर। समझा जाएगा। जो जो लिखा मैंने बड़ी मुश्किल से कल, जो लिखा मैंने बड़ी मुश्किल से कल, शेर वो आसान समझा जाएगा। शेर वो आसान समझा जाएगा। बहुत सुंदर। देखिए, मैं भी शायर तो नहीं, लेकिन सुनने से, समझने से समझ में आ जाता है। बहुत सारे लोगों को तो नहीं सुन पाता, समय का बड़ा चक्र चलता है। लेकिन आपको जब यहाँ सुन रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत कम लोग इतना सुंदर और इतने ढंग से चीजों को रख पाते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन आते आते क्लीन बोल्ड। तो ये है 4 बाल में क्लियर कर देना मामले को। ये बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि मैं सचमुच जब अपनी व्याख्या करता हूँ ना, तो मैं पाता हूँ कि मेरे में ना ज्ञान है ना कुछ है। हाँ, लेकिन आपकी तरह मैं भी अपनी कुछ रचनाएं पढ़ के हैरान होता हूँ। तब मेरे को यही समझ में आता है कि वो ईश्वर आता है जो मेरे अंदर कुछ देर के लिए आता है, लिख के चला जाता है। उसके बाद जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मैं भी खुद को उसी नजर से पढ़ता हूँ और उसी तरह से हैरान होता हूँ कि यार क्या लिख दिया। यही और यही होता मैं सच में जानता हूँ कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ लिख सकता। है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और कुछ हम लोग तासीर के बारे में भी सुनेंगे, और अभी दीक्षित दनकौरी जी के बारे में, दीक्षित दनकौरी जी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एक दीक्षित कैसे दनकौरी परिचय जी। हुआ। हाँ, दीक्षित दनकौरी जी से वो मेरी लिस्ट में है। वो कभी कभी मेरी बहुत व्यस्त गजलकार हैं और हिंदी के गजलकारों में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो बहुत गहरी दोस्ती नहीं है, लेकिन इतना है कि मेरी लिस्ट में है, मेरी चीजों को पढ़ते हैं, कभी अच्छा लगे तो जरूर वो देते हैं, रिमार्क भी देते हैं। और खुद वो बहुत बड़े कवि हैं। मुरारी बापू जी अपनी कथाओं में, कोई उनकी कथा ऐसी नहीं होती जिसमें वो दीक्षित दनकौरी जी का कोई एक शेर ना पढ़ते हैं। इतना अभी मुझे कोई सुंदर उनका शेर याद नाम नहीं, तो मैं मुझे पढ़ के मिला, सुनाता। इतना जिस दिन सुंदर मैं नाम लोगों को मिला। मुझे विश्वास है कि हम लोग जब अपने बड़ों को, अपने से प्रतिष्ठित लोगों को नाम लेकर प्यार लुटाते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके बारे में समाज में चर्चा करते हैं, तो हमारा खुद वजन बढ़ जाता है। आज दीक्षित दनकौरी जी को हम दोनों लोग यहाँ से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनका आशीर्वाद चाहते हैं प्रतिपल समाज को और हम लोगों को मिलता रहे। सर वो कुछ आपसे। गजल की और गजलकारों के लिए बहुत काम करते हैं। नए गजलकारों की पीठ थपथपाते हैं। वो खुद बोलते हैं कि शुरू में मैं इतनी गलतियां करता था, लेकिन बड़े लोगों ने मुझे शाबाशी दी और कंधे पे हाथ रख के गलतियां बताई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो यह जो नए लोग आते कार्यक्रम हैं उनमें यह कई बार कार्यक्रम बहुत गलतियां भी होती अच्छा हैं, तो बन प्रेम रहा से वो है। सब चीजें मैं समझ। कुछ नेटवर्क की थोड़ी थोड़ी बाधा आने लगी है, लग रहा है। उसके पहले कि हम लोग नेटवर्क को गड़बड़ाएं, हम लोग अपना काम पूरा कर लें। आदरणीय जो अ, कन्हैया लाल नंदन जी और सुरेश नीरव जी और संतोष आनंद जी, इनके बारे में भी कुछ बताएं। क्या वे लोग कैसे आपसे जुड़े, कैसे रहा। ये इनमें से कन्हैया लाल नंदन जी तो मुझे इसलिए याद है, आज ईश्वर उनको जहां पर भी हैं बहुत अच्छा स्थान दे। मेरे साथ कवि सम्मेलन में थे, मैं तो बिल्कुल लड़का था उस टाइम पर, 22-23 साल का। और वो सबसे विशिष्ट कवियों में से थे। तो उन्होंने, जब मैं कविता सुना के गया, तो उसके बाद उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि यहाँ, तब तक मैं मासूम नाम नहीं लगाया करता था क्योंकि अभी शुरुआत हुई थी, नाम नहीं मिला था। कहते यहाँ
अनिल ने कुछ चीजें ऐसी बोल दी कि मुझे जलन हो रही है, मैं ऐसी चीजें आज तक क्यों नहीं लिख पाया। तो ये मेरे लिए अब तक का मिलना सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि जब जीवन शुरू हो रहा था कन्हैयालाल नंदन जी ने ये शब्द बोले, और उसी कवि सम्मेलन में कुंवर बेचैन जी भी थे। मैं अपनी कविता सुना के जा रहा था, तो जा रहा था तो कुंवर बेचैन जी ने मेरी कलाई पकड़ ली। कहते बेटा ये वाली रचना मुझे लिख के दोगे बाद में? मैंने कहा जरूर सर, मैं आपको जरूर दूंगा। तो कुछ ये जीवन में ऐसे होते हैं कि आपको एक एक वाक्य कोई आपसे बड़ा आदमी बोलता है बड़ों तो की जीवन पर्यंत आपके साथ। बड़ों की टेस्टिमोनी इसे ही कहते हैं। जब हमारी मेहनत को कोई बड़ा थोड़ा सा पुचकार दे, थोड़ा सा सांत्वना दे, थोड़ा सा व्यक्त करे कि अरे तुमने तो हमसे भी अच्छा कर दिया, और वहीं से मामला शुरू होता है, वहीं से मामला शुरू मुझे होता है। मुझे मुझे मालूम है मैं उनसे अच्छा नहीं कर सकता था, लेकिन ये पीठ थपथपाने का तरीका होता है। और कुंवर बेचैन जी ने वहां पर एक गीत पढ़ा था, जो अब भी कभी मिलते हैं तो वो कुछ भी सुना दे, मैं बोलता हूँ वो वाला गीत आपको जरूर सुनाना है। तो उसकी दो पंक्तियां सुनाता हूँ, आप देखेंगे कि कुंवर बेचैन जी की कल्पनाएं कहाँ तक पहुंचती है। बिल्कुल। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। और आप इस गीत को सर्च करके यूट्यूब पे देखिएगा। आप अगर पूरा याद होता तो मैं पूरा ही सुनाता, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से कल्पनाएं लेकर वो आए हैं और किस तरह से उन्होंने इस गीत को सजाया है। वो खुद भी मानते हैं कि ये उनका सर्वश्रेष्ठ गीत है। तो मेरा सौभाग्य है कि जिस कवि सम्मेलन में मैंने उनके साथ हिस्सा लिया उसमें उन्होंने ये गीत सुनाया था, तो ये बहुत बड़ी बात है। और संतोषानंद जी को तो अभी पिछले दिनों, क्योंकि सभी ने इंडियन आइडल में देखा है, तो उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सबको जानने में मिल ही गया है। और नो डाउट कि उनका एक प्यार का नगमा है, पूरी सदी का सर्वश्रेष्ठ गीत है। और मुझे जब भी ये गीत सुनता हूँ, जितनी बार भी सुनता हूँ उतना ही अच्छा लगता है। तो लगता है कि हिंदी कवियों में कुछ लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए। क्या बात है सर। अब हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे आपकी साझा संग्रह से, जो आपने साझा संग्रह निकाले हैं, और उसे अगर प्राप्त करना हो, इन किताबों को अगर प्राप्त करना हो तो कोई व्यक्ति कैसे प्राप्त करे? ये उनका लिंक भेज दूंगा। और अभी तो जस्ट ये है कि आप मुझे अगर बोलेंगे तो किसी ना किसी तरह पहुंच जाएगी। और कल ही वो प्रकाशक से बात हुई है, वो इसको डाल रहा है, तो जो का लिंक हम शेयर करेंगे सबके साथ, और उसको फिर आगे मतलब किया जा सकता है। मैं एक अपनी साझा संग्रह से एक कविता सुनाता हूँ। ये हमारा पिछला पेज, ये 6 लोग हैं साझा संग्रह में, ये मेरा आगे का वाला पेज है। तो एक इसमें जो मुझे वैसे भी बहुत प्रिय कविता है वो सुनाता हूं मैं, और इस पूरी कविता के बाद ही आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं इस कविता के बीच में कोई हम रुके नहीं कहीं पर। बिल्कुल। ना कोई आज है ना वो कोई कल था, ना कोई आज है ना वो कोई कल था, जिस लम्हा तुझे चाहा प्यार तो बस वही एक पल था। ना कोई आज है ना वो कोई कल था, जिस लम्हा तुझे चाहा प्यार तो बस वही एक पल था। उसी वक्त को हम अब जिए जा रहे हैं, उसी लम्हे से प्यार किए जा रहे हैं। उसी वक्त को अब हम जिए जा रहे हैं, उसी लम्हे से प्यार किए जा रहे हैं। और वो लम्हा वो पल तुझ में समाया है, और वो लम्हा वो पल तुझ में समाया है। मोहब्बत तो तू है, वो पल तो बस तेरा साया है। मोहब्बत तो तू है, वो पल तो तेरा साया है। तुझी में माजी, माजी कहते हैं पास्ट को, तुझी में माजी, तुझी में आज, तुझी में वो पल है। तेरे बाद मेरी जिंदगी में न कोई आज है न कोई कल है, जिस लम्हा तुझे चाहा था प्यार तो बस वही एक पल है। दूसरा बंद है, कतरा क्या समंदर क्या रुतबा न देखिए, कतरा क्या समंदर क्या रुतबा न देखिए। हमने लम्हों की गोद में जिंदगी को पाला है, कभी एक कतरा भी न रुक सका, कभी कभी आंखों में पूरे सागर को संभाला है। आंखों में पूरे सागर को संभाला है। जिस लम्हा पूरा सागर आंखों में रुक गया, उस लम्हा आंखों में तेरा आंचल था। न कोई आज है न वो कोई कल था, जिस लम्हा तुझे चाहा प्यार तो बस वही एक पल था।
आखिरी ये बंद है लम्हा इसका। जो ये लम्हा है जिसे हम लोग जी रहे हैं, इस लम्हे को सही। हर व्यक्ति संभाले, अगर उस पर काम करे, फोकस करे, तो ये प्यार वाली बात जो है आपके जीवन की अपनी आधारशिला बन जाएगी। पूरी की पूरी कविता एक लेसन है, एक टीचिंग है, यदि हम समझ पाए। बिल्कुल। हाँ, आखिरी बंद है इसका। एक दिन यूं ही कभी मिट भी तो जाना है, क्या बात। एक दिन यूं ही कभी मिट भी तो जाना है, कज़ा से भी कोई रिश्ता है, वो रिश्ता भी निभाना है। एक दिन यूं ही कभी मिट भी तो जाना है, कज़ा से भी कोई रिश्ता है, वो रिश्ता भी निभाना है। जब उस राह से निकलूंगा कभी मैं, तेरी तस्वीर आंखों में रह जाएगी। जब उस राह से निकलूंगा, जब उस राह पे निकलूंगा कभी मैं, तेरी तस्वीर आंखों में रह जाएगी। तेरी तस्वीर के वजूद के सिवा बाकी हर शय कहीं बह जाएगी। दूर कहीं तू हर दर्द को महसूस करेगी, दूर कहीं तू हर दर्द को महसूस करेगी। आंखों में झुका सा रुका सा बादल होगा, ना वो कोई आज है ना वो कोई कल होगा। प्यार का लम्हा वही आखिरी पल होगा, प्यार का लम्हा वही आखिरी पल होगा। साथ लिए वही आंखें वही बादल, और उसी पल को गुजर जाऊंगा। आंख बंद होगी सांसें भी रुकी होंगी, पर ये ना सोचना कि मैं मर जाऊंगा। जिस तरह आज तू मुझ में समाई है, उसी तरह उस पल मैं तुझ में भर जाऊंगा। आंख बंद होगी सांस भी रुकी होगी, पर ये ना सोचना कि मैं मर जाऊंगा, पर ये ना सोचना कि मैं कितनी मर जाऊंगा। सुंदर बात है। इतनी सारी चीजों को एक एक पोयम में सारगर्भित कर पाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में शायद बहुत सारी चीजें एक साथ भाव पटल पर नहीं आएंगी। जब इस कविता को आप हाथ में लेकर पढ़ेंगे और एक एक अक्षर को जिएंगे, महसूस करेंगे, तो शायद बात वहीं वहीं से शुरू होगी आपके लम्हे को जीने की और महसूस करने की। निश्चित रूप से यह कविता बहुत 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 ही शुक्रिया। प्यारी, बहुत ही और प्यारी कविता है। और शायद ये स, स, चर्चा इसीलिए है, ये चर्चा इसीलिए है, इन व्यक्तित्व के माध्यम से, इनकी रचनाओं के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। हमारी सारी कोशिश, सारी एनर्जी इसीलिए है कि हम इन कविताओं के माध्यम से कोई एक लेसन, कोई एक टीचिंग निकाल पाए आपके लिए। आपने अपना समय दिया है, आपसे ज्यादा कीमती मेरे लिए कोई नहीं है जो ये दर्शक देख रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में इन कविताओं के माध्यम से कुछ भी, एक कदम भी उठाएं और चलें अपने ऊपर काम करने, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप अपना कमेंट यही करिए, अपने विचारों को लिखिए। आप में क्या गुण है उसको हम आपका समय बदलने में जरूर जरूर यूटिलाइज करेंगे। बताएं। और वो जो मेरे को पंक्तियां याद नहीं आ रही थी, वो ये थी कि आप बोले तो मैं पूरी नज्म पढ़ता हूँ। और वो भी वो कॉलेज में मेरी सबसे मशहूर नज्म थी। मतलब ये था कि मैं कुछ भी सुनाऊं वो नज्म सुनने के मैं लिए। चाहूंगा कि उसी उसी नज्म से इस कार्यक्रम का समापन। हाँ, वही ठीक रहेगा। और फिर समापन से पहले ही सत्य प्रकाश जी, आप जब आज्ञा करेंगे, जितनी देर के लिए आज्ञा करेंगे, जिस दिन आज्ञा करेंगे, मैं जरूर आऊंगा आपके महफिलों में, आपके बज़्म में। और मुझे आपसे बातचीत करके और इस तरह खुद को व्यक्त करके बहुत अच्छा लगता है। तो कभी मैं कुछ भूलूं भी, आप फोन करके याद दिलाइए। समय के साथ याददाश्त इतनी जबरदस्ती रह गई, कई बार होता है कि कोई चीज तय बहुत दिन पहले हो तो मैं खुद भी भूल जाता हूँ। और बहुत सारे पिछले दिनों व्यस्तताएं रही, तो वो अच्छी नज्म है और प्रेम पर ही है, जैसा कि नॉर्मली होता है। अच्छा, तासीर से पहले बात शुरू करते हैं, क्योंकि मेरी तासीर किताब की जो पहली पंच लाइन है वो ये है: ऐसा हरगिज नहीं करना तू, ऐसा हरगिज नहीं करना तू, ऐसा करने से तेरी और मेरी तासीर बदल जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना ऐसा तू, ऐसा ऐसा करने से, हरगिज नहीं करना था, ऐसा हरगिज नहीं हाँ, करना था। करना तो ऐसा करने से तेरी और मेरी तासीर बदल ऐसा जाएगी। करने से गर्म तेरी और मेरी शरारा हूं मैं, तासीर बदल जाएगी। बहुत सुंदर। करना क्या है ये तो गर्म नहीं शरारा बताया, हूं। लेकिन जो नहीं करना है वो बता रहे हैं सर। बताइए। हाँ, अब क्यों नहीं करना बता रहा हूँ। गर्म शरारा हूं मैं, सर्द हथेली पे न रख, वरना मैं बुझ जाऊंगा तू जल जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना तू, ऐसा करने से तेरी और मेरी बहुत तासीर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो नज्म जो हमारे आज के कार्यक्रम का समापन भी करेगी। और उससे पहले मैं बहुत बहुत सत्य प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से इंसान के लिए ऐसे, असल में सत्य प्रकाश जी वो लोग हैं जो हम जैसे साधारण लोगों
को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि हमें भी लगने लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो आपकी विनम्रता के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए एडवांस में शुक्रिया। और वो नज्म सुनिए। तुम्हारी राहों पर तुम्हारे इंतजार में खड़ा, तुम्हारी राहों पर तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। तुम्हारी राहों पर तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। मेरे शहर में प्यार का यही तरीका है। हो सकता है तुम्हारे माहौल में ये रिवाज ना हो, क्या बात। हो सकता है तुम्हारे माहौल में ये रिवाज ना हो। और बंद देखिए, तुम जिधर निकल गई हो उधर मंजिलें नहीं रहती, तुम जिधर निकल गई हो उधर मंजिलें नहीं रहती। चंद मोड़ है कोई आराम गाह नहीं है, तपती राहों पर बिछ जाए जो चंदन बनकर। दूर दूर तक ऐसी कोई निगाह नहीं है, दूर दूर तक ऐसी कोई निगाह नहीं है। और तब तराहों पर बिछ जाए कोई चंदन बनकर। एक नाम चंदन मेरा बनकर चंदन भी दूर है। दूर तक ऐसी। एक नाम हाँ, मेरा चंदन भी। अरे वाह बहुत अच्छा रहा। तपती राहों पर बिछ जाए जो चंदन बनकर, दूर दूर तक ऐसी कोई निगाह नहीं है। मैं जानता हूं तुम अपने ही कारवां के गुबार में खोकर, मैं जानता हूं तुम अपने ही कारवां के गुबार में खोकर, तन्हा किसी मोड़ पर कुछ वक्त रोकर, फिर इन्हीं रास्तों से गुजरोगी। वापस जाने का रास्ता सिर्फ यही है, क्या बात। फिर इन्हीं रास्तों से गुजरोगी। वापस जाने का रास्ता सिर्फ यही है। तब मेरी निगाहों का वादा पूरा होगा, जो किया था तुमसे तुम्हें फिर देखने का। मेरी बाहों का इरादा पूरा होगा, जो किया था तुम्हारे सफर की थकान को समेटने का। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारे माहौल की तालीम है, तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारे माहौल की तालीम है। मुझको अपना वादा निभाना है, बेशक तुम्हारा मुझसे मिलने का वो पहले सा अंदाज ना हो। मेरे शहर में माहौल में ये रिवाज ना हो। अगला बंद है, तुम्हारे पास आज क्या है, तुम्हारे पास आज क्या है। कुछ उदास लम्हे, कुछ उजड़ी सी ख्वाहिशें, मानो लहू या इश्क की तबाही की साजिशें। रास्ते मंजिलें और अपने मकाम खो चुकी हो, आगाज भुला दिया है तुमने और अंजाम खो चुकी हो। चलो ये तुम्हारी शिकस्त ना सही, यूं ही मान लो। चलो ये तुम्हारी शिकस्त ना सही, तुम यूं ही मान लो। तुम नई मंजिलों की तलाश में नाकाम हो चुकी हो, और मेरे पास मेरे प्यार का आगाज आज भी मौजूद है, और मेरे पास मेरे प्यार का आगाज आज भी मौजूद है। चली आना मेरे पास जब तुम्हारे पास कोई आगाज ना हो। मेरे शहर में प्यार का यही तरीका है। हो सकता है तुम्हारे माहौल में ये रिवाज ना हो। मेरे शहर में प्यार का यही तरीका है। हो सकता है तुम्हारे माहौल में कॉलेज ये लाइफ रिवाज ना हो। के आखिरी समय में लिखी हुई यह कविता अभी पर जेहन में उसी तरह राज कर रही है। उसी तरह बहुत सारी किताबें लिख दी गई, बहुत सारी बातें लिख दी गई, लेकिन जिस खास व्यक्ति के लिए यह कविता लिखी गई थी, शायद वह इस बात को अभी भी जी रहा होगा और महसूस कर रहा होगा। अनिल मासूम जी को बहुत सुंदर लगा चलो, सुन। कभी कभी ऑफ द आखिरी बंद है इसका। मैं भी इंसान हूँ, गमों का मुझ पे भी असर होता है। मैं भी मैं इंसान भी हूँ, गमों का इंसान मुझ हूँ। पे भी असर। मैं भी मैं भी इंसान इंसान हूँ। हूँ। मैं हाँ, भी गमों इंसान का हूँ। मुझ पे भी असर होता गमों का मुझ पर है। भी असर होता है। कभी तबाही के साथ तुम्हारा नाम जुबां पे आ ही गया तो क्या हुआ, मेरा तो सारा दिन ही आहू में बसर होता है। कभी क्या बात। तबाही के साथ तुम्हारा नाम जुबां पर आ ही गया हो तो क्या हुआ, मेरा तो सारा दिन ही आहू में बसर होता है। हो सकता है ये भी तुम्हारी जिंदगी की कोई खता, हो सकता है ये भी तुम्हारी नजर में मेरी जिंदगी की कोई खता हो। बख्श देना तुमको अगर बख्शना आता हो। हाँ, कोशिश करूंगा कि जब मिटूंगा तुम्हारी राहों पर, तुम्हारी कोई तस्वीर ना हो मेरी निगाहों पर। मेरी मौत बस एक खामोश हंगामा हो, और बेबस लबों से कोई आवाज ना हो। मेरे शहर में प्यार का यही तरीका है। क्या हो बात। सकता है बहुत तुम्हारी सुंदर। नजर में। और इसी इसी नज्म के साथ, इसी विचार के साथ, इसी भाव के साथ हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इन बातों को जिएं। और जीने के लिए एक तरीका है डॉक्टर सत्या होप का। मैं पुकार लगाता हूं, अपना एडवर्टीजमेंट खुद करता हूं, मेरे लिए बहुत कम लोग कहने वाले हैं। आप सभी लोग मेरे कार्यक्रम को बल दीजिए। आपके बल से बहुत सारा काम किया जा सकेगा। आपके प्रेम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा सकेगा। और निश्चित रूप से आपकी बात को अगर पहुंचाने में मैं कहीं भी पहुंच पाया, समर्थ हो पाया, तो यही मेरा पुरस्कार होगा। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनकी बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगती है तो आपकी दाद
मेरे लिए तब पहुंचेगी जब आप सत्य प्रकाश जी के आंदोलन को समर्थन देंगे, तो मुझे लगेगा कि आपने मेरी कविताओं की मुझे कीमत दे दी है।